नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आप सभी का स्वागत है। आज से अपन कक्षा 9 की ये किताब शुरू करने जा रहे हैं। दिखने में पतली सी किताब है, लेकिन फिर भी इसमें थोड़ा समय तो लगेगा। यानी कि इसमें से देखो, कक्षा 10 की अपन किताब पूरी कर चुके हैं और इसमें से भी बहुत सारे सवाल आपको एज इट इज देखने को मिलते हैं। कक्षा 9 और कक्षा 10 की किताबें, स्पेशली यदि आप कर्मचारी चयन बोर्ड की कोई परीक्षा देने वाले हैं या दे रहे हैं, तो उसके लिए बहुत जरूरी है पढ़नी। आरपीएससी भी इसमें से सवाल बनाती है, लेकिन कर्मचारी चयन बोर्ड के एग्जामिनर तो भाई दीवाने इसके, इसमें से वो कुछ भी नहीं छोड़ते हैं। तो आज से अपन शुरू कर रहे हैं। अभी तक कक्षा 10 की किताब के अंदर अपन ने 59 क्लासें पढ़ी है और आज ये 60वीं क्लास है जो अपन कक्षा 9 की किताब को शुरू कर रहे हैं। अभी तक भी यदि नियमितता नहीं रख पाए हो ना, तो आज से ही नियमित रहने की कोशिश करो कि भैया 8 बजे वाला जो टाइम है अपना, वो तो जीजीडी पे आने वाली क्लासेज के लिए, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, लेकिन हम ये क्लास मिस नहीं करने वाले हैं। ऐसी आपको जो है आपको दृढ़ संकल्प होना पड़ेगा, तभी जो है आप नियमित रह पाओगे। दुनिया में सबसे कठिन काम है नियमित रहना, और जिसने नियमित रहना सीख लिया, समझ लो वो सफल हो गया। बस यही है आप लोगों के लिए मूल मंत्र। तो आज शुरू कर रहे हैं इसको। अच्छा, आज अपन क्या पढ़ रहे हैं? 1857 की क्रांति, ये चैप्टर का नाम है। 1857 की क्रांति जो है ना, वो चैप्टर का नाम है। लेकिन आज 1857 की क्रांति जैसा कुछ भी आप लोगों के आने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि यदि इसके प्रारंभ के पृष्ठ अपन देखें, टाबरों देखो, मैं थान बताऊं, देखो किताब मेरे घोड़े ही पड़ी है, आपके भी पास होगी। तो प्रारंभ की जो पृष्ठ देखे तो इसका टाइटल जो है वो 1857 की क्रांति है। लेकिन यदि अपन ये जानकारी देखते हैं तो ये क्या है, एक तरीके से पिक्चर चलेगी पूरी आपके। 1857 की क्रांति शुरू कैसे होती है उसके पहले की पिक्चर है। क्यों 1857 की क्रांति की जरूरत पड़ी, ऐसी क्या परिस्थितियां बन गई थी जिसकी वजह से जरूरत पड़ी? तो जैसे कि मुगल काल जो है, मुगल शक्ति कमजोर हुई तो मराठा शक्ति उदय हुई, मराठा शक्ति मजबूत हुई। मराठा शक्ति जब कमजोर हुई, या मराठा का बहुत ज्यादा जो है सभी जगह आप लोग देखोगे प्रभाव देखने को मिला, सभी जगह परेशान होने लगे लोग, तो फिर अंग्रेजों से सहायता ली और अंग्रेजों से फिर परेशान हुए तो 1857 की क्रांति हुई। तो ये किस तरीके से चला है, राजस्थान के अंदर ये क्रम किस तरीके से चला है, वो अपन इस क्लास के माध्यम से आज पढ़ने वाले। कि 1857 की क्रांति शुरू होने तक आप लोगों को जो जो चीजें पूछे, मान लीजिए लसवाड़ी का युद्ध पूछ लिया, तो क्या करके आओगे? ऐसी ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, तो मराठों का प्रवेश कहां से हुआ, कैसे हुआ, अपन ने उत्तराधिकारी संघर्ष तो अपन ने पढ़ा है। ठीक है, उत्तराधिकारी संघर्ष जैसे कि बूंदी का उत्तराधिकारी संघर्ष है, जोधपुर का है, जयपुर का है, ये तो अपन पढ़ के आए हैं। लेकिन इस चैप्टर के अंदर जो दे रखा है उसको आज इस क्लास के माध्यम से अपन पढ़ने वाले हैं। भाई टावरों, सार वही है कि मिस मत करियो क्लास। यदि आप सुन भी लोगे ना चीजें, तो भी आप लोगों को याद हो जाएगी। अब मेरे पास कमेंट आते हैं बच्चों के, सर हमने नोट्स नहीं बनाए, अब नोट्स बन ही नहीं रहे, आप इनकी जो है पीडीएफ दो, या फिर आप इसकी बुक निकालो, ऐसे कैसे, या फिर ऐसे फलाना टीम का। मैंने तो स्टार्ट से ही कहा था, डे 1 से, जब से क्लास शुरू की, कि बाद में नहीं बन पाएंगे, बाद में नहीं हो पाता, किसी के नहीं होता बाद में वो पेंडिंग ही रहता है। तो इसीलिए साथ साथ चलो, आज का काम आज ही करना है। वे बुढ़िया पागल थोड़ी अपारा को कह गया के काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, बहुरी प्रलय होएगी, है ना, कि पल में प्रलय होएगी, बहुरी करे को कब। तो ये कहकर गए हैं भैया। आप लोगों ने दोहे पढ़े हैं, रहीमदास जी, कबीरदास जी, ये सब किस लिए कह के गए? उन्होंने देखा है तभी तो कहा। तो आप लोग अपनाइए इन चीजों को कि कल के ऊपर कुछ भी नहीं छोड़ना है, आज ही अपने को करना है। ठीक है, चलो टाबलो शुरू करा। देखिए, सबसे पहले अपन चलते हैं कि 1857 की पृष्ठभूमि और अपन मराठों का उदय पढ़ते हैं। अब क्या हुआ कि देखो, औरंगजेब की मृत्यु कब हुई? औरंगजेब की मृत्यु होती है, औरंगजेब की मृत्यु ये कब हुई? 1707 के अंदर। अब इसके बाद जो है ना, मुगल साम्राज्य पूरी तरीके से बिखरता चला गया। इसके बाद 1707 के बाद में मुगल साम्राज्य का पतन एक तरीके से चल रहा था। ठीक है, तो मुगल साम्राज्य, मुगल शक्ति इतनी पावरफुल रही नहीं औरंगजेब के बाद। ठीक है, मुगल बादशाह था, वो बात अलग है। तो मुगल साम्राज्य के पतन के बाद, पेन चेंज कर लेते हैं, मतलब पतन के बाद क्या, पेन तो अभी चेंज कर लेते हैं। ठीक है, मुगल साम्राज्य के पतन के बाद देश में अराजकता की स्थिति बनी, जिससे राजस्थान भी अछूता नहीं था। अराजकता यानी कि कहीं कोई पता ही नहीं चल रहा क्या हो रहा है, क्या नहीं, कौन राजा है और राजा के क्या डिसीजन है, ये पता ही नहीं चलता। अराजकता की स्थिति हो गई। औरंगजेब की मृत्यु के बाद उत्पन्न हुई शक्ति रिक्तता, यानी पावर वैक्यूम। शक्ति रिक्तता की शक्ति पावर कहां है? भारत के अंदर कौन है पावरफुल सबसे, जिसको भी चले सिक्का चले गया, हाँ भाई ये पावरफुल है,
तो ये क्या पावर वैक्यूम था, शक्ति रिक्तता की स्थिति हो गई। तो इसके शुरुआत में मराठों ने जो है इसको भरा, यानी मराठों का उदय हुआ कि इसको भरेगा कौन, कि मराठे भरेंगे। अच्छा, मराठों से औरंगजेब इतना उलझ गया था कि औरंगजेब जो है दक्षिण के अभियानों में ही व्यस्त रहता था, इसलिए दक्कन को औरंगजेब की कब्र भी कहा जाता है कि उत्तर भारत को छोड़ के वो दक्षिण में ही उलझा हुआ रहता था और वहीं पे उसकी मृत्यु भी होती है ना। तो ये चीज है। अब देखिए, दक्षिण में अपना प्रभुत्व स्थापित करने के बाद मराठों ने मालवा, दक्षिण में ये तो थे ही मराठे, फिर इसके बाद में मालवा और गुजरात में भी अपना प्रभाव जमा लिया और इसके कारण उनके लिए राजस्थान में प्रवेश करना बेहद आसान हो गया। आज की क्लास में आप लोगों को ज्यादा तो सुनना ही है, ठीक है, नोट्स बनाओगे वो अच्छी बात है, लेकिन सुन भी लोगे ना ढंग से तो पिक्चर समझ आ जाएगी कि क्या कैसे चला है। तो यहां तक स्क्रीनशॉट का समय मैं देना भूल भी जाऊं तो जब इधर उधर हूं तो आप ले लिया करना, ठीक है, जैसे कि अभी बहुत अच्छे से दिख रहा है ये, चलो ले लो। अब क्या हुआ, देखो आगे बढ़ते हैं। प्रथम धन संग्रह, ठीक है, प्रथम प्रवेश, सबसे पहले तो मई 1711 की बात है। कब की है, 1711 की। अब मैंने आप लोगों को इसीलिए पहले से क्लियर किया है कि औरंगजेब कब मरा है। औरंगजेब की मृत्यु हुई है 1707 में। मई 1711 में मराठों ने पहली बार मंदसौर से, मंदसौर कहां पड़ता है, एमपी के अंदर, जो मंदसौर अपने पड़ोसी राज्य है राजस्थान का, मध्य प्रदेश, उसके अंदर पड़ता है मंदसौर, ठीक है। मंदसौर के निकट मेवाड़ी क्षेत्र से धन एकत्रित किया, किसने, मराठों ने। अच्छा, मराठे पहले आक्रमण इसीलिए करते थे, पैसों को इकट्ठा, धन एकत्रित करने के लिए। फिर इसके बाद में धीरे धीरे इन्होंने जो है सत्ता में इंटरेस्ट लेने लगे, फिर उत्तराधिकारी संघर्ष के अंदर इंटरेस्ट लेने लगे, तो इस तरीके से राजनीतिक हस्तक्षेप हो गया। अब महाराणा को इसकी चिंता हुई। इस घटना से उदयपुर के महाराणा संग्राम सिंह, इस समय कौन थे ये ध्यान रखना, संग्राम सिंह चिंतित हो गए और रणनीतिक विचार विमर्श करना पड़ा। महाराणा संग्राम सिंह ने मराठा समस्या से निपटने के लिए पहले जयपुर के शासक जय सिंह से और बाद में मुगल बादशाह मोहम्मद शाह से विचार विमर्श किया कि जैसे इन्होंने धन संग्रह के लिए आए, मराठों से उस समय ऐसा तो नहीं कि परिचित नहीं थे, सब जानते थे, क्योंकि मुगलों का मराठों के बहुत संघर्ष चला है। तो फिर ये यहाँ पे राणा जी अपने चिंतित हो गए और इन्होंने जो है डिस्कशन किया कि भैया कुछ करना पड़ेगा, ऐसे तो फिर अपने हालत खराब हो जाएगी और आपको क्या करना पड़ेगा, स्क्रीनशॉट लेना पड़ेगा। फिर देखिए, आक्रमणों के अंदर वृद्धि होती है। कब, कौन सा टाइम पीरियड है, 1724 से 1734 तक। अब यहां पे देखना 1734 तक है, यानी कि ये टाइम पीरियड है। जयपुर के अंदर राजा कौन होगा उस समय, सवाई जय सिंह का टाइम पीरियड है। देखो, आक्रमणों के अंदर वृद्धि होती है। 1724 ईस्वी के बाद राजस्थान में मराठा आक्रमणों में काफी तेज कर दिए इन्होंने, गति बहुत बढ़ा दी। और बूंदी का उत्तराधिकारी संघर्ष, ये कब है, 1734। अब ये यहां पे मैं डिटेल नहीं बताने वाला हूं आपको बूंदी उत्तराधिकारी संघर्ष की, क्यों, क्योंकि कक्षा 10 के जो मैंने इतिहास पढ़ाया है उसके अंदर पूरा बूंदी का उत्तराधिकारी संघर्ष बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप मैं करवा के आया हूं, ठीक है। और ऐसा तो है नहीं कि मैं यहाँ पे कह रहा हूं तो इसका मतलब ये है कि आप मेरे एप्लीकेशन पे जाके और कोर्स खरीद के फिर देख पाओगे। यूट्यूब पे सारी क्लासें मैंने आज तक जितना पढ़ाया वो यूट्यूब पे ही पढ़ाया है। मैंने न तो अपनी एप्लीकेशन पे पढ़ाया और न हम एप्लीकेशन पे कोई किसी तरह की क्लासेस बेचते हैं, कहीं कोई नहीं है। तो यहीं पे है, इसी के अंदर प्ले लिस्ट बनी हुई है, जाके जो है देख लेना। बूंदी का उत्तराधिकार संघर्ष पूरा करवाया। अप्रैल 1734 की बात है। बूंदी के पदच्युत यानी कि हटाए गए शासक बुद्ध सिंह ने, किसने, बुद्ध सिंह ने मराठों से सहायता प्राप्त की और मराठों की मदद से उन्होंने दलेल सिंह को गद्दी पर बिठाया, दलेल सिंह को गद्दी पर बिठाया। अब ये जब तक आप बूंदी का उत्तराधिकारी संघर्ष आपको याद होगा, वैसे पढ़ा रखा है, जब तक नहीं देखते तब तक समझ ही नहीं आएगा बुद्ध सिंह को क्यों हटाया, सवाई जय सिंह का क्या रोल था, दलेल सिंह को क्यों आया, पूरा वहां पे मैंने स्टोरी समझा रखी है, ठीक है। अब देखिए, यह राजस्थान के किसी शासक द्वारा अपने आंतरिक संघर्ष को मराठों को आमंत्रित करने का प्रथम अवसर था। किसने किया है, बूंदी में सबसे पहले आमंत्रित किया है, ठीक है, बुद्ध सिंह ने। तो पहला अवसर था जब आंतरिक इनके भाई लड़ाई चल रही थी, इनके इंटरनल लड़ाई थी और इसमें जो है मराठों को इनवाइट किया है, तो ये पहला अवसर था। इसके बाद राजस्थान के मामलों में मराठों का हस्तक्षेप लगातार बढ़ता गया। अब देखो, दो बिल्ली झगड़ती, ठीक है, बंदर आयो और बंदर क्या करियो, पूरी रोटी खा को, आज बात हमड़ी उड़ी है ना, सुनी हुई है। तो यही चीज है, मराठों को मजा आया कि इनके आपस में क्या ठोकीसते रहे ये और अपन को जो है बुलाए और अपन जो है मजा ले ले पूरा का पूरा। तो यहीं से जो है एक बार बुलाया है तो फिर वो चस्का लग जाता है, खून लग गया मुंह में, वो बार बार बुलाना पड़ा उन्हें और इतने ज्यादा इन्वॉल्व हो गए। देखो आगे बताता हूं मैं, स्क्रीनशॉट लो एक बार। फिर देखिए, मालवा पर अधिकार और व्यापक लूट होती है, 1735 की बात है। अब 1735 ईस्वी में मालवा पर पूर्ण अधिकार करने के बाद मराठों को राजस्थान पर आक्रमण करने के लिए एक सीधा और आसान मार्ग मिल गया। अब मालवा से देखो, मालवा का पठार और हाड़ौती का पठार, हाड़ौती का पठार जो मालवा के पठार का हिस्सा है,
तो वहां से सीधा का सीधा रास्ता मिल गया, मालवा पे अधिकार कर लिया इन्होंने मराठों ने। और मालवा पे भी पहले जो है धन संग्रह के लिए ही आए थे ये। फिर देखिए मराठों ने कोटा, मेवाड़, डूंगरपुर और बांसवाड़ा में घुसपैठ की और वहां से भारी मात्रा में धन वसूला। अभी तक भी धन ही वसूल रहे थे ये, ठीक है। फिर देखिए शुरुआत में धन पाकर मराठे कुछ समय तक संतुष्ट रहे, लेकिन शीघ्र ही उन्होंने केवल राजाओं को ही नहीं बल्कि वहां के सेठ साहूकारों को भी लूटना शुरू कर दिया। फिर देखा इन्होंने कि धन ही लूटना है तो सिर्फ राजा का ठेका थोड़ी है, अभी राजा के पास में धन है उसको लूट रहे, तो सेठ साहूकारों को क्यों बख्शना, इनके पास में तो कोई सेना भी नहीं, शक्ति भी नहीं कि लाओ सेठ जी आपके पास में कितना पैसा है। तो सेठ साहूकारों को भी लूटना शुरू कर दिया। आंतरिक मामलों में दखल देने लगे। मराठों ने राजस्थान के नरेशों के व्यक्तिगत और आंतरिक मामलों में सीधा हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। और जिनमें से देखो बूंदी, जोधपुर, जयपुर रियासतों में मराठों का इसी आंतरिक हस्तक्षेप से प्रवेश हुआ है। तो यहाँ पे जो आंतरिक हस्तक्षेप का मतलब है उत्तराधिकारी संघर्ष, यानी कि उत्तराधिकारी। अब क्या होता था उत्तराधिकारी संघर्ष में, क्या होता है देखो राजाओं के रानियां बहुत सारी थी, हर रानी चाहती कि मेरा बेटा जो है वो आगे राजा बने, तो किसी न किसी तरीके से वचन बांध देते या कोई ना कोई जो शर्त लगा देते या कोई ऐसी बात, और नहीं तो फिर जो है बच्चे बड़े होते तो वो आपस में झगड़ने लग जाते कि राजा कौन बने। इसी को बोला जाता है उत्तराधिकारी संघर्ष, कि अपने पिताजी का उत्तराधिकारी बनेगा कौन, और इसमें फिर शक्ति जिसके पास में होगी वो बनेगा। तो फिर शक्ति किसके, मराठों के पास में थी, तो हेल्प किसके लिए थे, मराठों की। मराठों का उद्देश्य यही था बड़े भले कोई अपार ठोको धन जितो है, पैसे अपने जो है पूरे के पूरे लेने हैं, हारने वाले से भी लो और जीतने वाले से भी लो, क्यों जीतने वाला तो वैसे ही देगा कि आप मेरी मदद करने आइए मैं आपको इतनी रकम दूंगा, ठीक है बात भाई, हारने वाला भी देगा, क्यों, क्योंकि हारने वालों को क्या कि भाई हारे तो हारे लेकिन हमारी सेना का नुकसान किया उसका हार जाना करो, नहीं तो और ठोका। तो जीतने वाले से भी लेते हारने वाले से भी लेते, ये मराठों की नीति थी उस समय, देखो परेशान हो गए। लीजिए स्क्रीनशॉट। फिर राजस्थान में मराठा प्रभुत्व और कर वसूली करने लगे। नादिर शाह का आक्रमण कब होता है, 1739 के आसपास नादिर शाह का आक्रमण हुआ है। और एकजुटता की कोशिश, देखो नादिर शाह के आक्रमण के समय मराठों ने हिंदू धर्म के नाम पर राजस्थान के राजाओं को संगठित करने का प्रयास किया। मराठों ने कहा कि मुगल सत्ता अभी कमजोर पड़ी है और फिर नादिर शाह जैसे कि ये लुटेरे आए और ये जो है परेशान करेंगे, तो हम हिंदू जितने भी है वो सारे एकजुट रहने चाहिए कि मुगलों का यानी कि इनका मुसलमानों का और इनका राज वापस नहीं आएगा, ये इन्होंने कहा। अब नादिर शाह भी लूटने के उद्देश्य से आया था और मराठे भी राजस्थान के अंदर या अन्य राज्यों में लूट करते थे उस समय, ठीक है। ये है राजपूत शासकों में फूट पड़ गई। मुगल दरबार में चल रही दलबंदी के कारण राजपूत शासक आपस में ही परस्पर लड़ने लगे और संगठित नहीं हो पाए और मराठों का आगमन हो गया। देखो दिल्ली में यानी कि केंद्र में उत्पन्न हुई इस राजनीतिक शून्यता की पूर्ति के लिए मराठे लगातार राजस्थान में आने लगे। दिल्ली में राजनीतिक शून्यता क्यों हुई, क्योंकि मुगल सत्ता कमजोर पड़ गई थी। अब दिल्ली एक ऐसी जगह थी जहां से पूरे भारत पे जो है अपने हुकूमत चलाई जा सकती थी, तो इस एवज में मराठे जो है वो राजस्थान कंटिन्यू आते थे। अच्छा मराठे दो तरीके के कर लेते थे, एक तो चौथ और एक सरदेशमुखी, ठीक है। ये दो तरीके के टैक्स इनके फिक्स है, ये आप लोगों को कहीं भी पूछे तो चौथ और सरदेशमुखी ध्यान रखना, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान रखना कि साहू जी का आदेश था, साहू जी कौन थे, छत्रपति साहू जी, ठीक है। इन्होंने पेशवा बाजीराव को राजस्थान के राज्यों से चौथ और सरदेशमुखी कर प्राप्त करने के आदेश दिए। ये भी क्या है, ये भी एक तरीके से धन वसूली ही है। एक तो देखो धन वसूली कैसे, डायरेक्ट लूटना, ठीक है, और ये क्या है एक तरीके से लीगल है, लीगल नाम दे दिया इसको, चौथ और सरदेशमुखी कर है, टैक्स लगा दिए। अब अपन भी जो है किसी भी चीज पे टैक्स दे रहे हैं, जैसे कि पेन है तो पेन पे भी टैक्स देंगे, लेकिन अपने को जो इतना दिल नहीं दुखता क्योंकि अपन टैक्स समेत वैल्यू लिखी हुई है और टैक्स के नाम पे पैसा देते, ठीक है। अभी ये का ये कोई एक्स्ट्रा मांग के ले कि ये 4 रुपए की पेन है और 1 रुपया एक्स्ट्रा दो, ऐसे कहकर लेना, टैक्स का अलग से कह के तो अपना दिल दुखेगा। तो वही चीज है, ये यहाँ पे चौथ और सरदेशमुखी कर लागू कर दिए तो नहीं, और लूट कर लेते, लूटते थे तो दुख पाते थे, यही बात है, ठीक है। लीजिए देखो ठाकुर, सवाई जय सिंह की पराजय हुई 1732 के अंदर, मराठों द्वारा घेराबंदी हुई है। 1732 में जब सवाई जय सिंह मालवा का सूबेदार बना तो मराठों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया, मराठों ने चारों तरफ से घेर दिया। जय सिंह ने अपनी पराजय स्वीकार कर ली और समझौते के तहत 28 परगने देने पड़े। कितने, 28 परगने मराठों को देने पड़े। जयपुर तो बहुत ज्यादा परेशान हो गए, जयपुर के तो एक राजा ने आत्महत्या तक कर ली थी मराठों से परेशान हो गए। क्या नाम था, ईश्वरी सिंह। ईश्वर लाट बनाई, एक युद्ध जीते, ईश्वर लाट बनाई, लंबी सी मीनार बनाई, और दूसरा युद्ध
दूसरा युद्ध भी जीते, लेकिन परेशान इतने हो गए मराठों से कि उसी इस लड़ से कूद के आत्महत्या करनी पड़ी। देखिए काल है कौन सा टाइम पीरियड, 1761 से 1791। अच्छा यही चीज जो मैं यहाँ पे आप लोगों को नोट्स मेकिंग पैटर्न में पढ़ा रहा हूँ, आप लोग इस किताब में पढ़ लेना जाकर। आप लोगों को ये इस तरीके से समझ नहीं आएगी, ये जो अब समझ में आ रही है। क्यों? क्योंकि वहां पे ऐसे पूरा पैराग्राफ दे रखा है। मैंने क्या किया है, इनको सेक्शन में बांट दिया अलग अलग, कि इन हेडिंग के तहत आप लोगों को चीजें पढ़नी है। इतनी इंटरेस्टिंग हो जाती है चीजें कि लगता है कि अच्छा इस तरीके से पढ़ना था, अपने को तो पता ही नहीं था कि इस तरीके से पढ़ना है। इसीलिए कर रहा हूं, आप एक बार पढ़ के देखना इसको। ये किताबें पीडीएफ में मिल जाती है इन किताबों के चारों तरफ, ये किताब भी स्कूलों में मिल जाती है वगैरह। लेकिन ये नोट्स मेकिंग पैटर्न क्या है, आप लोगों को पढ़ने के प्रति रुचि बताता है। इसके अंदर आप ये चीज छोड़ दोगे पढ़ते समय, लेकिन यहाँ पे छोड़ोगे नहीं, ये भी आप पढ़ोगे, यही फायदा है। देखिए कमजोर राजपूत स्थिति, 1761 से 1791 के मध्य राजस्थान में राजपूत शासकों की स्थिति अत्यंत कमजोर हो गई। और क्या हुआ, इस राजनीतिक कमजोरी का लाभ उठाकर मराठों ने राजस्थान के विभिन्न राज्यों पर अपना पूर्ण प्रभुत्व स्थापित किया। अब यहाँ पे भी राजपूत राज्य भी कमजोर हो गए, क्यों हुए, आपसी फूट के कारण हुए। ठीक है, आपस में ही ठोकिस्ता, तो इसलिए कमजोर हुए। तो दूसरा तो लाभ उठाएगा, जब अपने घर में फूट पड़ेगी तो दूसरा लाभ उठाएगा, ये बात पक्की है। तो यही चीज यहाँ पे हुई है। ठीक है, देखिए फिर क्या होता है, यहाँ पे हुड्डा नामक स्थान पे राजपूतों ने सोचा कि हमें संगठित होने की जरूरत है, और जब तक हम संगठित नहीं होंगे तब तक हमें मराठे परेशान करते रहेंगे। तो हुड्डा नामक स्थान पर एक सम्मेलन होता है, एक बैठक होती है, जिसको हुड्डा सम्मेलन के नाम से जानते हैं। 17 जुलाई 1734 कब होती है, 17 जुलाई 1734 भीलवाड़ा में एक हुड्डा नामक जगह है। कहां, देखो राजस्थान में लगातार बढ़ते मराठा हस्तक्षेप ने सवाई जयसिंह तथा अन्य राजपूत राजाओं को सचेत कर दिया। और क्या हुआ कि शुरुआत में मराठों से मुक्ति पाने के लिए धन का सहारा लिया गया, लेकिन धन लेने के बाद भी मराठों ने मालवा खाली नहीं किया। धन लिया है फिर भी खाली नहीं किया, लेकिन खतरा तो यूं का यूं है। तो क्या किया, अंततः राजपूत शासकों ने धन के बजाय शक्ति यानी सैन्य बल के प्रयोग से मराठों को राजस्थान से बाहर निकालने का निश्चय किया। अब कैसे निकाले, तो एकजुट होना पड़े, सबकी सेनाएं मिले, तभी जो है मराठों को खदेड़ सकते हैं, नहीं तो फिर यहाँ पे परेशान होंगे। तो इसलिए हुड्डा नामक स्थान पे सभी ने एकजुट होने का प्रयास किया, लेकिन ये जो है इतना सफल हुआ नहीं था। अभी बताता हूँ और चीज। ठीक है, देखिए अब क्या हुआ कि जुलाई 1734, मैंने डेट बताई ना आपको, 17 जुलाई, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, किशनगढ़, नागौर और बीकानेर के शासक मेवाड़ के हुड्डा नामक स्थान पे, यहाँ पे हुड्डा सही लिख देना, हुड्डा, हुड्डा नामक स्थान पे। अब ये हुड्डा कहाँ, भीलवाड़ा में, मेवाड़ के अंदर ही आता था भीलवाड़ा। ठीक है, भीलवाड़ा के हुड्डा नामक स्थान पर एकत्रित होते हैं, और 17 जुलाई 1734 को एक ऐतिहासिक संधि पत्र तैयार किया जाता है और उस पर हस्ताक्षर करते हैं। ये हुड्डा सम्मेलन भी कक्षा 10 में मैंने पूरा इतिहास पढ़ाया, उसके अंदर ये बताइए चीजें। ठीक है, तो ये जो है वहां पे संधि पत्र तैयार करते हैं। इसके अंदर शर्तें क्या थी, विपत्ति के समय राजस्थान के सभी शासक एक दूसरे का पूर्ण सहयोग करेंगे। वर्षा ऋतु के बाद मराठों के विरुद्ध सैन्य कार्रवाई हेतु सभी शासक रामपुरा में एकत्रित होंगे। ये ध्यान रखना, जगह का नाम रामपुरा में। अब ये जुलाई वाला मौसम है, अब देख लो बरसात की सीजन चल रही है, तो इन्होंने कहा वर्षा ऋतु के बाद जो है रामपुरा में हम एकत्रित होंगे, और फिर वहां पे और वापस अपने डिस्कशन होगा कि सैन्य कार्रवाई कैसे करें। कोई भी राजा किसी अन्य राज्य के शत्रु को अपने राज्य के अंदर आश्रय या शरण नहीं देगा। यानी कि कोई मेरा दुश्मन है मान लो, ठीक है, और दूसरा राजा, मेरे दुश्मन को दूसरा राजा कोई भी शरण नहीं देगा। तो ये शर्तें थी सब, लेकिन पालन किसी ने नहीं किया। क्यों? क्योंकि सबके भैया आपस के अंदर फूट थी, और सब अपने अपने को बड़ा समझते थे, कोई ऐसे मिलजुल के चलने वाला नहीं था। इसलिए हुड्डा सम्मेलन कभी सफल हो ही नहीं पाया। ठीक है, ले स्क्रीनशॉट, देखो हुड्डा सम्मेलन करा सब राजा बेड़ा और। ठीक है, सम्मेलन की असफलता, आपसी द्वेष, रियासती शासकों में गहरा आपसी द्वेष यानी दुश्मनी थी, जिसके कारण सम्मेलन के वांछित यानी कि उम्मीद के मुताबिक परिणाम नहीं निकले हैं। राजपूतों ने प्रतिभा संपन्न और क्रियाशील नेतृत्व का सर्वथा अभाव था। कोई ऐसा नेतृत्व ही नहीं था ना कि जो इस तरीके से नेतृत्व करे कि अपन जो है एक छत्र के नीचे सभी लड़ सके, ऐसा हुआ ही नहीं। ठीक है, और स्वार्थी नीतियां थी, रियासतों के स्वार्थी नीतियां और उनके व्यक्तिगत कार्य ही इस सम्मेलन की असफलता के मुख्य कारण है। तो ये कारण भी पूछते हैं आपको, क्या असफलता के कारण क्या रहे? तो देखो आपसी द्वेष है, नेतृत्व की कमी है, और स्वार्थी नीतियां हैं। अब देखो ये कैसे बढ़िया से नोट्स आ गए आप लोगों के पास में, ये नोट्स मेकिंग पैटर्न है। ठीक है, ये कि ये उसमें लाइनें दे रखी सीधी सीधी, तो थोड़ा सा पढ़ने में रुचि कम होती है।
लीजिए स्क्रीनशॉट। देखिए अब पेशवा बाजीराव की राजस्थान यात्रा 1735, ये भी टाइम पीरियड याद रखना। आजकल आप लोगों को टाइमलाइन पूछी जाती है तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अब देखिए 1735 में मुगल सम्राट और राजपूत शासकों की सेनाओं ने मराठों को खदेड़ने का पुनः असफल प्रयास किया। सेनाओं, इसको ये सेनाओं लिखना, ठीक है। ये क्या लिखा हुआ है, सेनाओं। क्या किया, प्रयास किया है। अक्टूबर 1735 में पेशवा बाजीराव उत्तर भारत की यात्रा पर निकलता है। क्या करता है, उत्तर भारत की यात्रा के लिए आता है। अब मेवाड़ आता है पहले। पेशवा ने मेवाड़ के महाराजा जगत सिंह का आतिथ्य स्वीकार किया, जहां उपहार तथा चौथ का समझौता किया। अब इस समय राजा कौन बन गए, यहाँ पे जगत सिंह बन गए। ध्यान रखना ये सारी चीजें भैया, मैं पूरा सीक्वेंस के साथ में चल रहा हूं यहाँ पे, ठीक है। अब जयपुर आता है। इसके बाद पेशवा जयपुर आया। यहाँ सवाई जय सिंह ने मराठों और मुगल सम्राटों के बीच समझौता करवाने का प्रयास किया, लेकिन वे असफल रहा है, ठीक है। अब यात्रा का परिणाम क्या निकलता है। पेशवा की इस यात्रा के बाद राजपूत राज्य मुगलों के साथ साथ मराठों को भी पूरी तरीके से करदाता बन गए। यानी कि पहले मुगलों को तो टैक्स देते ही थे, अब यहाँ पे वो जैसे ही पेशवा यहाँ पे आके गया तो यहाँ से भी सबसे जो है टैक्स वाले समझौते हो गए। तो अब पूरी तरीके से मराठों को भी टैक्स देने वाले बन गए अपन। बताइए, एक पेशवा वहां से आता है और अपन यहाँ पे टैक्स देना शुरू कर देते हैं। क्यों, क्योंकि उसके उनके पास में शक्ति थी, ताकत थी, अपने एकजुटता की कमी थी, यही कमी थी यहाँ पे। आगे देखो, दूरा सराय की संधि होती है, दुहा सराय की 1738 के अंदर। मुगल सम्राट की ओर से निजाम को बिना युद्ध किए ही मराठों के साथ में यह अपमानजनक संधि करनी पड़ी। इसके तहत मराठों को मालवा की सूबेदारी और 50 लाख रुपए भी प्राप्त हुए। सन ध्यान रखना, यह है 1738, ठीक है। दूरा सराय की संधि, दूरा सराय की संधि है। मारवाड़ में चौथ वसूली कब, 1742 के अंदर। मराठों ने मारवाड़ में प्रवेश किया और यहाँ पे सोजत, रायपुर और जैतारण, ये हमारा वाला ही एरिया है लगभग, ठीक है। ये यहाँ पे मारवाड़ वाला ये, तो यहाँ से जो है चौथ वसूल करना इन्होंने आरंभ कर दिया था। फिर देखो एक 1787 में तुंगा का युद्ध होता है, जयपुर के अंदर होता है, ठीक है। जयपुर के शासक है ना। तो तुंगा का युद्ध होता है। राजपूतों ने संगठित होकर तुंगा नामक स्थान पर मराठों को बुरी तरीके से परास्त किया है, हरा दिया है। 1787 के अंदर प्रताप सिंह थे उस समय राजा, सवाई प्रताप सिंह। मराठा शक्ति का पतन देखिए, 1791 के बाद में मराठा शक्ति धीरे धीरे क्षीण होने लगती है, कमजोर होने लगती है। तो यहाँ पे जो मराठा शक्ति धीरे धीरे क्षीण होने लगी, और इसी समय दक्षिण भारत में अंग्रेजों ने अपने पैर जमा लिए थे और राजस्थान में घुसने का प्रयास कर रहे थे। मतलब वो एक कहावत है कि भूत मरे पलित जागे, है ना, कि एक विपदा जाती है तो दूसरी तैयार हो जाती है। छोड़े तो जाए, पकड़े तो खाए, बड़ी बात है। तो यहाँ पे एक विपदा के मुगल कमजोर हुए थोड़े, तो मराठे शक्तिशाली हो गए, राजस्थान फिर परेशान। फिर मराठे थोड़े से कमजोर हुए कि अपने अंग्रेज तैयार हो गए। अब अंग्रेज दक्षिण भारत में पैर जमा चुके थे, अब उत्तर भारत में आने के लिए राजस्थान बढ़िया रियासत थी, तो ये तैयार हो गए। यानी वही चीज है कि एक विपदा जा रही है, दूसरी आ रही है। अब यहां तक अंग्रेज पक्के हो गए। ले स्क्रीनशॉट। देखो अब मेवाड़ रियासत का घटनाक्रम और अम्बाजी इंगले, इनसे प्रश्न पूछ सकते हैं। 1791 से 95 का टाइम पीरियड है। इंगले का सहयोग देखिए, मराठा सेनापति अंबाजी इंगले ने मेवाड़ के महाराणा को अपना सैन्य सहयोग प्रदान किया, ठीक है। इस सहयोग के फलस्वरूप क्या हुआ, मेवाड़ के महाराणा का डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ आदि क्षेत्रों पर पुनः क्या हो गया, अधिकार स्थापित हो गया। अब देखो ये जो है ना बेटा, ये ध्यान रखना, क्योंकि ये आप लोगों को पूछ सकते हैं, ये रियासतें पूछ सकते हैं कि अंबाजी इंगले के सहयोग से कौन कौन सी रियासतें मेवाड़ महाराणा को पुणे मिली, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़, ये ध्यान रखनी है आपको। वागड़ और कांठल ध्यान रखना है। अब देखिए, रियासती घरानों के आपसी वैमनस्य और फूट के कारण अंबाजी इंगले को इस अभियान में पूरी सफलता नहीं मिल पाई, ठीक है। और चुंडावतों का अधिकार 1795 में होता है। 1795 में मेवाड़ पर चुंडावत शासक दल का अधिकार हो गया, और चुंडावतों के वर्चस्व के कारण उनका अन्य शासकीय समूह और प्रतिद्वंदी गुटों के साथ में एक नया संघर्ष शुरू हो गया। अब एक और नया संघर्ष, मतलब आपसी संघर्ष तो अपने चल ही रहे हैं, तो अपन बाहरी शक्तियों से कैसे लड़ेंगे। ये परिस्थितियां बन रही है किसकी, अभी अपन चलेंगे 1857 की क्रांति की तरफ, क्योंकि अपने चैप्टर का नाम क्या है, टाइटल क्या है, 1857 की क्रांति। अभी अपन पढ़ रहे हैं मराठा वाला संघर्ष पढ़ रहे हैं, अब अंग्रेजों का प्रवेश होगा, और अंग्रेजों की समय क्या स्थिति बनती है, तब अंग्रेजों को खदेड़ने की जरूरत पड़ेगी, तो 1857 की क्रांति होगी। ये वही अपन जो है रूपरेखा पढ़ रहे हैं पूरी। लो स्क्रीनशॉट। फिर देखिए अमीर खां पिंडारी का आक्रमण और मेवाड़ का संकट फिर आ गया। 1802 1803 का टाइम पीरियड है। नाथद्वारा पे अधिकार कर लिया था इसने 1802 में। क्या किया
कि पिंडारी नेता अमीर खां पिंडारी ने मेवाड़ के प्रसिद्ध धार्मिक केंद्र नाथद्वारा पर अपना सैन्य अधिकार कर लिया। ठीक है, नाथद्वारा पे सैन्य अधिकार। अब देखिए भीम सिंह जी की यह सफलता। मेवाड़ के तत्कालीन शासक महाराणा भीम सिंह रियासती घरानों और सामंतों के आपसी वैमनस्यों को नियंत्रित करने में पूरी तरह असफल रहे थे, ये इनको सफलता नहीं मिली और अंग्रेजों से संधि का प्रथम प्रयास हुआ। फिर मेवाड़ के शासक ने जयपुर नरेश के माध्यम से अंग्रेजों के साथ सुरक्षा संधि करने का प्रयास किया, परंतु उनका यह प्रयास असफल रहा। अब क्या हुआ कि मराठों से परेशान हो रहे थे, इधर अमीर खां पिंडारी और परेशान करने लग गया, तो मेवाड़ क्या है संकट का अनुभव कर रहा था। तो कुल मिला के राजा ये सोच रहे थे, राजा ये नहीं सोच रहे थे कि हम कैसे लड़े, राजा ये सोच रहे थे कि हम कैसे बचे, हमें कौन बचाएगा। तो ये भी राजा यहाँ के क्या कर रहे थे कि एक तरीके से एक शक्ति ढूंढ रहे थे कि मराठे कमजोर है, मराठों को कौन खदेड़ सकता है या कौन बचा सकता है हमें। तो फिर अंग्रेज दिखे इनको कि अंग्रेज कर सकते हैं ऐसा, तो फिर अंग्रेजों से संधि के प्रयास करने लगे। ठीक है, लीजिए स्क्रीनशॉट। मतलब बुलाए सबको अपन ने, ये मौके अपन ने दिए कि आप आइए हमारी मदद कीजिए, और उनको तो यही चाहिए था कि कोई हमें मदद करने बुलाए, कोई हमारे ऊपर आश्रित होता, हम उनके जो मजे लें। वही चीजें हुई। जोधपुर रियासत की अव्यवस्था देखी 1793 से 1813। जोधपुर में क्या चल रहा था, अव्यवस्था की अवधि थी यदि पूछ ले तो 1793 से 1813 तक। अब ये जो है इस दरमियान जो है जोधपुर राज्य में भयंकर राजनीतिक अस्थिरता और अव्यवस्था फैली हुई थी। इसके तीन मुख्य कारण थे। क्या, सामंती प्रतिस्पर्धा, जागीरदारों की आपस में लड़ाई, जो दरबारी होते हैं ना, मैन मुख्य दरबारी, उनकी आपस में लड़ाई, वो भी वर्चस्व के लिए लड़ रहे हैं। बताइए, संकीर्णता की, शासकों की संकुचित सोच थी, और उत्तराधिकार का भीषण संघर्ष। तो इन संघर्षों से जो है जोधपुर जूझ रहा था। और देखिए भाड़ेत यानी कि किराए के सैनिकों का प्रयोग। अब खुद के सैनिक सेना वाली बात रही नहीं थी, भाड़े के सैनिक लाने पड़ते थे, जितना पैसा दोगे उतना काम होगा। ठीक है, वह वाली चीज है। तो उत्तराधिकारी और सामंती युद्धों में दोनों ही विरोधी पक्षों में भाड़े सैनिक यानी किराए के लड़ाके लाए गए और उच्च धनराशि यानी भारी वेतन देकर अपनी ओर मिलाने का प्रयास किया गया। अब मत बताओ कि एक सैनिक मान लो कि 10 रुपये में आ रही है, ठीक है, एक सैनिक आता है 10 रुपये में, अब वो अपनी तरफ से लड़ रहा है, अपन ने तय किया, एक अनुमान बता रहे 10 रुपये अपन देंगे, वो अपनी तरफ से लड़ेगा। अब अगला मान लीजिए कि उसको 12 रुपए देगा, तो वो तो उसकी तरफ से लड़ने लग जाएगा, इसके अंदर देशभक्ति वाली या कोई भावना है नहीं। तो भाड़े के टट्टू कभी भी कहते हैं ना कि वो लाभ नहीं देते, तो भाड़े सैनिक थोड़ी ना ये युद्ध जितवा के दे सकते हैं। तो ये अपने उस समय राजाओं की भूल थी कि ये सोचते थे कि अपन पैसा देंगे और अपनी तरफ से पूरी शिद्दत से, पूरी जो है समर्पण से लड़ेंगे। ऐसा हुआ ही नहीं, कोई अगले ने धन ज्यादा दे दिया तो बस यहाँ पैसों का खेल था सब, वह चीज हो गई। आर्थिक संकट देखिए, सैनिकों को अत्यधिक धन बांटने और निरंतर युद्धों के परिणाम स्वरूप पूरे राज्य जो है गहरे आर्थिक संकट में गिर गया, राजकोष पूरी तरीके से खाली हो गया। अब अपने तरफ ही सैनिक लड़ते रहे, उसके लिए उनको अपन को ही ज्यादा पैसे देने पड़े, राजकोष पूरा खाली। ठीक है, ऐसी परिस्थितियां बन गई थी, और बनाई किसने परिस्थितियां, अपन ने खुद ने बनाई, अपने राजाओं ने बनाई। ठीक है, ले स्क्रीनशॉट। राजा जी बैठो, देखो देखो मैं टेंशन में बैठा है कि अटक खजानो गो खाली। अब क्या करा, अब ए भाड़े रासायनिक आने जब पिया दिया, बिन साइड लड़ना शुरू कर दे, और देखो खजानो पूरा पूरा नीटिस गुना। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। ये देखो पूरी पिक्चर चल रही है आपके एकदम, कहां से अपन ने शुरू किया है, पूरी सीक्वेंस के साथ में पिक्चर बढ़ रही है आगे। ठीक है, अंग्रेजों से मित्रता का प्रारंभिक प्रयास किया। आप देखिए, राजस्थान के शासक मराठों के बढ़ते आतंक और लूटपाट से पूरी तरह मुक्ति पाना चाहते थे, पूरी तरह मुक्ति पाना चाहते थे। इस कारण उन्होंने मराठों के प्रबल शत्रु अंग्रेजों से हाथ मिलाने का प्रयास किया। अपन यही है, अपना दुश्मन है ना, अपना कोई दुश्मन है, उसका जो दुश्मन है वो अपना दोस्त हो गया, तो उससे हाथ मिलाने। अंग्रेज जो है, अंग्रेज और मराठे आपस में भिड़ते हैं, क्योंकि अंग्रेजों ने भी दक्षिण में प्रभुत्व स्थापित करने की कोशिश की पहले, मराठे पहले से दक्षिण में थे। तो यहाँ के राजाओं ने सोचा कि अपन अंग्रेजों से सहायता ले लेते हैं, अपन अपनी शक्ति तो आई, अपन अंग्रेजों से मिल लेते हैं ताकि मराठों से अपन मुक्ति पाले। जयपुर का प्रथम प्रयास रहा है 1776 ईस्वी में। सर्वप्रथम जयपुर के महाराजा पृथ्वी सिंह, कौन थे राजा, कौन थे, याद रखना, पृथ्वी सिंह, 1776 ईस्वी में अपने एक प्रतिनिधि को गवर्नर जनरल के पास भेजकर अंग्रेजों से मैत्री की इच्छा प्रकट करते हैं। यानी बुलाया भी अंग्रेजों को, भी अपन ने बुलाया, देख लो, अपन ही बुलाया कि हमारी मदद कीजिए, आइए। ठीक है, अपने प्रतिनिधि भेज के बुलाया। जोधपुर ने प्रयास किया, जोधपुर राज्य ने भी अंग्रेजों से संपर्क साधने का ऐसा ही प्रयास किया, परंतु शुरुआत में वे सफल नहीं हो पाए। और अंग्रेज भी भाव खाता, अंग्रेज भी एक बारे में थोड़ी आ जाता, वही भी भाव खाता, वे उनकी शर्तों पे आएंगे। अभी देखो आगे शर्तें तय होगी, स्क्रीनशॉट लो आप।
ब्रिटिश नीति में परिवर्तन 1803 की बात है। 1803 में अंग्रेजों ने अपनी पुरानी नीति में परिवर्तन किया और वे खुद भी राजपूत राज्यों से संधि करने के इच्छुक हो गए। पहले अंग्रेज मना करते, अरे अंग्रेज आए व्यापार कर रहे थे, धीरे धीरे उनको राजनीति में इंटरेस्ट आने लगा, तो फिर उन्होंने देखा कि यहाँ तो आपसी फूट है, फूट डालो और राज करो वाली नीति है, फूट डालते गए, राज करते गए, तो इन्होंने फिर धीरे धीरे जो है सत्ता हाथ में ले ली। लॉर्ड लेक की विजय नवंबर 1803 की बात है। नवंबर 1803 में अंग्रेज सेनापति लॉर्ड लेक ने राजस्थान की उत्तरी पूर्वी सीमा पर स्थित लसवाड़ी के रण क्षेत्र में मराठा सरदार सिंधिया को निर्णायक युद्ध में परास्त किया। ठीक है, 1803 के अंदर होता है नवंबर 1803 लसवाड़ी का युद्ध। ये ध्यान रखना, आपको ये पूछा जाएगा, ये पूछा जाएगा। फिर मुक्ति का स्वर्ण अवसर था। मराठों की इस ऐतिहासिक पराजय से राजपूत शासकों के लिए मराठा अधीनता से मुक्त होने का एक सुनहरा अवसर प्रदान कर दिया था कि लसवाड़ी के युद्ध ने जो है इनको अंग्रेजों से परास्त हुए, यानी कि मराठा शक्ति एक बार जो है परास्त हुई, तो राजपूतों के पास में ये पूरा अवसर था कि वो इस जो है मराठा शक्ति से पूरी तरीके से मुक्त हो सकते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए आप। फिर देखिए 1803 के अंदर इन संधियों के अंतर्गत क्या हुआ, संधियों की मुख्य मुख्य शर्तें तय हुई। इन संधियों के अंतर्गत निम्नलिखित शर्तें तय हुई। क्या हुआ, मैत्रीपूर्ण व्यवहार रहेगा, दोनों पक्ष कौन, अंग्रेज और राजपूत, मराठों को लसवाड़ी के युद्ध में हराया है। अब यहाँ पे शर्तें तय हुई कि एक दूसरे के प्रति मैत्रीपूर्ण व्यवहार रखेंगे, खिराज की छूट कि ईस्ट इंडिया कंपनी इन राजपूत राज्यों से किसी भी प्रकार का खिराज या टैक्स नहीं लेगी। एक बार तो भाई पैर दबाने के लिए इन्होंने कहा कि हम आपसे खिराज नहीं लेंगे, यानी कि किसी तरह का टैक्स नहीं लेंगे। आंतरिक संप्रभुता, कंपनी इन राज्यों के आंतरिक मामलों में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेगी। सुरक्षा का दायित्व दिया कि बाहरी आक्रमणों से सुरक्षा करने की पूरी जिम्मेदारी कंपनी की होगी। विवादों का निपटारा, यदि इन राज्यों का अन्य राज्यों से कोई विवाद होता है तो कंपनी की सहायता से सुलझाया जाएगा। हस्ताक्षरकर्ता रियासतें कौन कौन थी, भरतपुर, अलवर, जयपुर, जोधपुर आदि। अब देखो हुआ क्या, ये संधि की शर्तें क्या है, एक तरीके से राजा खुश कि अपने को कुछ करना ही नहीं है, अपने अंदर आपसी विवाद होंगे तो अपन सुलझाएंगे, ये सिर्फ अपनी रक्षा करेंगे। राजाओं के दिमाग में क्या था, ये सिर्फ अपनी रक्षा करेंगे। अंग्रेजों के दिमाग में क्या था कि इनकी सैन्य शक्ति को कमजोर कर दो, ये अपने ऊपर इतने आश्रित हो जाए कि जब समय आएगा तब अपन इनसे जो चाहे वो करवाएंगे। और हुआ भी आखिर में वही। ठीक है, राजाओं की सैन्य शक्ति कमजोर हो गई, उनके अंदर आत्मविश्वास नहीं बचा उस समय, और अंग्रेजों ने पूरा इसका लाभ उठाया। राजाओं को लगी ये शर्तें तो अपने अनुकूल है, बिल्कुल अपा की नहीं देनो है, टैक्स नहीं देनो है, अपर रक्षा और है करी, अपर सैनिकों रुपया और नहीं लगे, सेना रो खर्चो और नहीं उठानो, अपर जो भी विवाद हो जाए, मान लो कि भी राज्य में अपर जाए की भी कराया खेल खाल तो बड़े विवाद हो जाए तो भी सुलझावा जाए, लड़ाई झगड़ा हुई तो मरी है, तो अपा वही हो चुके अपार तक की करनो है कौन, अपार मौज करनी है बेटा, मौज वाला दिन आगा है पाछा, ए होचिया राजा जी। और राजा जी बाद अटे गलती कर दी, संध्या कर गलती कर दी। ठीक है, ले स्क्रीनशॉट। अंग्रेज बड़े तेज थे। चार्ल्स मेटकॉफ का सुझाव आता है 1811 के अंदर। 1811 ईस्वी में सैटन के स्थान पर चार्ल्स मेटकॉफ दिल्ली का नया रेजिडेंट बनता है। ठीक है, और क्या करता है, उसने तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड मिंटो को एक महत्वपूर्ण रणनीतिक सुझाव दिया है। क्या सुझाव दिया है, उसने कहा कि मराठों, अमीर खां पिंडारी और पिंडारियों की विध्वंसकारी कार्रवाइयों को हमेशा के लिए समाप्त करने के लिए ब्रिटिश संरक्षण में राजपूत राज्यों का एक संघ बना दिया जाए। क्या ब्रिटिश संरक्षण रहेगा और राजपूतों का एक संघ बना दिया जाए, जिससे क्या होगा, ये मराठे परेशान नहीं करे, अमीर खां पिंडारी परेशान करे, पिंडारी और भी दूसरे भी थे सेना थी वो परेशान नहीं करे। ऐसा सुझाव दिया है मेटकॉफ ने। कभी भी पूछ सकते, ध्यान रखना एक एक लाइन अपन पढ़ रहे हैं। चलिए, लॉर्ड हेस्टिंग्स की नीति और राजपूत राज्यों का ब्रिटिश संरक्षण देखिए। अब हेस्टिंग्स का मुख्य उद्देश्य क्या था, तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स अपने सभी विरोधियों का पूरी तरह दमन करके भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सर्वोच्च सत्ता स्थापित करना चाहता था। जैसे जैसे इनके गवर्नर जनरल बदलते तो अलग अलग खोपड़ी के गवर्नर जनरल आते, सब अपनी अपनी तरीके से नीतियां बनाते थे। अब लॉर्ड हेस्टिंग्स की यहाँ पे नीति थी कि ब्रिटिश सत्ता सर्वोच्च होनी चाहिए। अब उसने क्या किया, सर्वोच्चता के लिए अनिवार्य शर्तें रखी। क्या रखा, हेस्टिंग्स का मानना था कि भारत में कंपनी का पूर्ण प्रभुत्व तभी संपन्न है जब निम्नलिखित दो शर्तों पे काम किया जाए। क्या, मराठों का नियंत्रण, एक तो मराठा सरदार होलकर और सिंधिया की शक्ति को कुचलकर उन्हें केवल अपने राज्यों की सीमाओं तक ही सीमित किया जाए, और पिंडारियों का दमन,
कि क्षेत्र में आतंक मचाने वाले पिंडारियों की सैन्य शक्ति को पूरी तरह विनाश किया जाए, क्योंकि ये दो उस समय बहुत ज्यादा परेशान करते थे अंग्रेजों को। अंग्रेजों को राजपूत राज्यों से, राजपूत स्टेट से तो कोई समस्या ही नहीं थी, क्योंकि राजपूत तो खुद चाह रहे थे कि अंग्रेज हमारी मदद करे। तो यहाँ पे दो जो है, यहाँ पे सर्वोच्चता के लिए हेस्टिंग्स को जो है ये लगा कि ये चीजें करनी चाहिए। ठीक है, फिर देखिए राजपूत राज्यों का संरक्षण लेने की अनिवार्य था। रणनीतिक प्रभाव क्षेत्र, देखो अंग्रेजों के लिए राजपूत राज्यों को अपने अधीन संरक्षण में लेना बेहद जरूरी था। कारण क्या था कि ये राजपूत राज्य सिंधिया, होलकर और पिंडारियों के मुख्य प्रभाव क्षेत्र और उनकी गतिविधियों के केंद्र थे। इन पर नियंत्रण किए बिना विरोधियों को रोकना असंभव था। ये सहयोग करेंगे तभी उनको रोका जा सकता है, क्योंकि मराठा और पिंडारियों की गतिविधियों के केंद्र राजपूत स्टेट से थे। तो इसलिए इन्होंने ये किया है। होलकर से नई संधि की 5 नवंबर 1817 को, क्या कि आप अपने इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए अंग्रेजों ने 5 नवंबर 1817 को मराठा शासक होलकर से एक संधि की। इसका परिणाम क्या हुआ? इस संधि के माध्यम से अंग्रेजों ने राजस्थान के राज्यों पर अपना नियंत्रण और राजनीतिक प्रभाव बढ़ाने के लिए विधिक रास्ता साफ कर दिया था। यानी कि लीगली जो है रास्ता इन्होंने साफ कर लिया था एक तरीके से, जो होलकर से संधि की उसके तहत। ठीक है, लीजिए स्क्रीनशॉट। अब संधि का विधिक अधिकार देखो, 5 नवंबर 1817 को होलकर, ये क्या है, होलकर, होलकर के साथ हुई नई संधि के परिणाम स्वरूप अंग्रेजों ने राजस्थान के राज्यों के साथ सीधे संधि करने का पूर्ण विधिक अधिकार प्राप्त हो गया था इनको। ठीक है, अब देखिए दिल्ली रेजिडेंट मेटकॉफ का निमंत्रण, कि मेटकॉफ की पहल क्या रहती। दिल्ली के ब्रिटिश रेजिडेंट चार्ल्स मेटकॉफ ने राजस्थान की रियासतों को कंपनी के संरक्षण में आने के लिए औपचारिक निमंत्रण भेजा। जो प्रस्ताव मेटकॉफ का ही था, अभी सुझाव देखे आया था मेटकॉफ कि राजपूतों का एक संघ बना देते मराठा और इनके खिलाफ, तो इसलिए निमंत्रण देके आया ये। संधि करने वाली प्रमुख रियासतें देखो, मेटकॉफ का निमंत्रण मिलते ही राजस्थान की निम्नलिखित प्रमुख रियासतों ने तत्परता दिखाते हुए ईस्ट इंडिया कंपनी से संधियां कर ली। ये तो तैयार बैठते अपने तो कि कब बुलावे और कब जावे। ठीक है भाई, चीज है। अब ये जो है इस समय रियासतों के राजा थे। ठीक है, कौन कौन थे देखो, कोटा रियासत में राम सिंह, जोधपुर के अंदर तखत सिंह, भरतपुर में जसवंत सिंह, उदयपुर में स्वरूप सिंह। ये कब है? राजस्थान में क्रांति के समय। आपके ये जहां पे मैटर दे रखा है ना इसके अंदर, वही पेज पे जो है आप लोगों के ये चीज दे रखी है। अब ये जो है क्रांति के समय थे। जयपुर में राम सिंह द्वितीय, सिरोही के अंदर शिव सिंह थे, धौलपुर में भगवंत सिंह, बीकानेर के अंदर सरदार सिंह, करौली के अंदर कौन थे? मदन पाल, टोंक के अंदर नवाब वजीरुद्दौला, बूंदी के अंदर थे राम सिंह, अलवर के अंदर कौन थे? विनय सिंह, जैसलमेर में रणजीत सिंह थे, झालावाड़ के अंदर पृथ्वी सिंह, ठीक है, और प्रतापगढ़ के अंदर दलपत सिंह थे, बांसवाड़ा के अंदर आपके लक्ष्मण सिंह थे, ठीक है, और डूंगरपुर के अंदर उदय सिंह थे। ठीक है, डूंगरपुर के अंदर उदय सिंह। ये कब है? ये 1857 की क्रांति के समय है, क्रांति के समय। अब ये कौन कौन से थे जिन्होंने हस्ताक्षर किए, वो अगली स्लाइड पे पढ़ेंगे अपन। ठीक है, तो ये लीजिए स्क्रीनशॉट एक बार, आगे बढ़ते हैं। अब आज की क्लास निश्चित रूप से लंबी हो रही है, क्योंकि चैप्टर बड़े हैं, तो मैं सोच रहा हूं उनकी थोड़ी सी टाइम पीरियड बढ़ा के और अपन जो है ज्यादा स्लाइड्स वगैरह लें, तो ये किताब समय पे पूरी हो जाएगी, है ना। तो वही प्रयास है, थोड़ा सा बढ़ाया। अब देखो 19वीं सदी के आरंभ में रियासतों का वर्गीकरण। इस समय जो है राजपूत रियासतें कितनी थी? 17 रियासतें राजपूत राजाओं द्वारा शासित थी। जाट रियासतें थी 2, ठीक है, और मुस्लिम रियासत थी 1। ठीक है, तो 19वीं सदी की शुरुआत में राजस्थान में कुल 20 रियासतें थी, कुल 20 रियासतें थी, 17, 2 और 1। ठीक है, और इसका विभाजन बता दिया मैं। अब 17 राजपूत रियासतें थी और 2 जाट और 1 मुस्लिम। ठीक है, 2 जाट रियासतें कौन सी? भरतपुर और धौलपुर। 1 मुस्लिम रियासत कौन सी? टोंक, और उसके अलावा फिर 17। ठीक है, लीजिए स्क्रीनशॉट। अब देखो ब्रिटिश संधियों के 7 सामान्य शर्तें थी। क्या थी? अब इनमें शर्तें क्या क्या तय की। ठीक है, ब्रिटिश सर्वोच्चता की स्वीकारोक्ति, कि ब्रिटिश जो है वो सर्वोच्च रहेंगे, इसको स्वीकार कीजिए। संधि के माध्यम से सभी रियासती शासकों ने अनिवार्य रूप से अंग्रेजों की सर्वोच्चता स्वीकार करनी। वंशानुगत राज्याधिकार को मान्यता दी गई। अंग्रेजों ने रियासती राजाओं के पैतृक और वंशानुगत राज्याधिकार को मान्यता दी, तो राजा खुश कि अपन वंशानुगत अपन ही राजा रहेंगे। सुरक्षा और आंतरिक शांति का वादा किया, फिर राजा खुश कि अपने जो है आंतरिक शांति रहेगी, ठीक है, और बाहरी सुरक्षा पूरा इनका खेल है। तो देखो अंग्रेजों ने बाहरी आक्रमणों के प्रत्येक राज्य की रक्षा करने तथा राज्यों के भीतर आंतरिक
शांति और व्यवस्था बनाए रखने की सहायता का पूरा आश्वासन दिया। 7 शर्तें अभी और बताऊंगा मैं, ये 3 हुई है, लो स्क्रीनशॉट। देखो पॉलिटिकल एजेंट की नियुक्ति होगी पीए। फिर अपन पढ़ते हैं 1857 की क्रांति में यहाँ का पॉलिटिकल एजेंट बर्टन था, यहाँ का मॉरिसन था, यहाँ का निक्सन था, ये पढ़ते हैं ना, यहाँ का सावर था। तो यहाँ पे नियुक्ति हुई है पॉलिटिकल एजेंट की, है ना। फिर वो पॉलिटिकल एजेंट सेना लेके जाते हैं, क्रांतिकारियों को दबाते हैं। तो ये अब आ रहा है 1857 की क्रांति वाला टच। पॉलिटिकल एजेंट की नियुक्ति होगी। संधि करने वाले प्रत्येक राज्य में एक ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट रखना तय किया गया। कंपनी ने यह आश्वासन भी दिया कि यह एजेंट राज्यों के आंतरिक कार्यों में दखल नहीं देगा। तो जब यूं कहते तो अपार कोई टेंशन ही नहीं कि अपार हस्तक्षेप तो करे कौन, और ओछो तो अपार की काम हुई तो अपा इन्हें का पॉलिटिकल एजेंट है एक तरीके। विदेश नीति का समर्पण देखिए, ब्रिटिश संरक्षण पाने के बदले रियासती शासकों को अपनी स्वतंत्र विदेश नीति अंग्रेजों को सौंपनी पड़ी कि अब जो है वो दूसरों राज्यों से डायरेक्ट संपर्क नहीं कर सकते थे अंग्रेज आगे बीच में। इसके अतिरिक्त राज्यों के आपसी विवादों को सुलझाने के लिए अंग्रेजों की मध्यस्थता स्वीकार करने का वादा करना पड़ा। क्या हम आपस में हमारे जो भी होगा तो अंग्रेजों की मध्यस्थता होगी, क्या अंग्रेज पूरी तरीके से नहीं डिसीजन लेंगे लेकिन उनका इन्वॉल्वमेंट होगा तभी होगा। यहीं पे तो गलतियां कर दे, है ना। सैन्य सहायता का वचन दिया, किसी भी संकट या आवश्यकता के समय रियासती शासकों को अपने राज्य के समस्त सैनिक साधन और सेना अंग्रेजों को सुपुर्द करने पड़ेंगे। अब देखो एक तरफ तो अंग्रेजों ने ये आश्वासन दिया कि हम आपकी सुरक्षा करेंगे, लेकिन अंग्रेजों ने यह भी कहा कि हमारे ऊपर यदि कोई संकट आया तो उस समय हम जिन जिन राज्यों को सपोर्ट कर रहे हैं, संधियां हुई है, वो सब हमें सपोर्ट करेंगे, उनकी सेना उस समय हमारे लिए काम करेगी। यहाँ पे वार्षिक खिराज टैक्स संबंधी क्या प्रावधान किया, अंग्रेजों को दिए जाने वाले वार्षिक खिराज की धारा प्रत्येक राज्य की संधि में अलग अलग थी। यहाँ पे जो हर राज्य के साथ में टैक्स वाली जो है धारा अलग अलग तय की गई थी। ठीक है, ये थी संधि की मुख्य शर्तें जो पूछी जा सकती है आने वाले समय। लीजिए स्क्रीनशॉट। चलो टाबरो आगे बढ़ना। अब देखो खिराज का निर्धारण कैसे था। वार्षिक खिराज की राशि का निर्धारण करने के लिए मराठों को दिए जाने वाले खिराज को मुख्य आधार बनाया गया। मराठों को जैसे देते थे उसको मुख्य आधार बनाया है। और संधियों का अंतिम परिणाम क्या निकला है, इन ब्रिटिश संधियों को स्वीकार करने के फलस्वरूप राजस्थान के रियासती नरेशों को बाहरी शत्रुओं से सुरक्षा तो प्राप्त हो गई, परंतु इसके बदले उन्हें अपनी राजनीतिक स्वतंत्रता पूरी तरीके से खोनी पड़ी। सुरक्षा प्राप्त हुई है लेकिन जो स्वतंत्रता थी ना, खुद अपनी सुरक्षा करते थे उस समय, जो स्वतंत्रता थी वो पूरी तरीके से खत्म हो गई, पिंजरे में कैद हो गई चिड़िया भैया। ठीक है, लीजिए स्क्रीनशॉट। अब देखो राजपूत राज्यों पर ब्रिटिश संधियों के क्या क्या प्रभाव पड़े। अब यहां से जब प्रभाव पड़ेंगे अपन, जब अपन को पता चलेगा कि अपने जो है क्रांति क्यों जरूरी हो गई थी। देखिए आर्थिक स्थिति कमजोर होने लगी, आर्थिक स्थिति कमजोर, नियमित खिराज देते। ईस्ट इंडिया कंपनी सरकार को नियमित रूप से बाहरी खिराज देने के कारण राज्यों का राजकोष खाली हो गया। सबके साथ में खिराज की शर्तें अलग अलग थी। भाई साहब दबा के टैक्स लिया जाता था तो राजकोष तो खाली होने थे, इनकम के सोर्स बचे नहीं थे, खुद तो संघर्ष कर नहीं रहे थे, तो क्या इनकम हो उसमें भी मध्यस्थता अंग्रेजों की थी। देखो अन्य अनापेक्षित खर्चे आए, कंपनी द्वारा तय खिराज वसूल करने के अलावा समय समय पर कई अन्य अन्य खर्चे राजाओं पर बलात् यानी कि जबरन थोप दिए जाते। क्या आज तो हमारे जो है ड्यूक ऑफ कनॉट आ रहा है, आज हमारे जो है ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग आ रहा है, तो ये खर्चा होगा वो होगा, तो ये भी खर्चे किस पे, ये भी राजाओं पे, राजकोष तो खाली होने ही है। ब्याज का बोझ बढ़ गया, भारी खिराज समय पर न चुका पाने की स्थिति में उस पर भारी ब्याज लगाया जाता था, जिनसे राज्यों को कर्ज के जाल में धकेल दिया जाता था। कुल मिला के अंग्रेजों का काम था लूटना। कैसे लूटा जाए, अंग्रेजों ने सिस्टेमेटिक तरीके से लूटा है। अच्छा मराठा आते, मराठा क्या करते थे, बल के आधार पे जो है लड़ाई करके और फिर लूटते। अंग्रेजों ने क्या किया, एक सिस्टम बनाया कि ऐसे नहीं लूटेंगे अपन, पूरा सिस्टम बना के सिस्टेमेटिक तरीके से लूटा जा रहा था। ठीक है, ले भारी कर्ज में दबा दिया, स्क्रीनशॉट ले लिया। चलो फिर देखिए पॉलिटिकल एजेंटों का हस्तक्षेप और राजाओं की उदासीनता, निरंतर हस्तक्षेप हुआ। ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने के बहाने प्रशासनिक कार्यों में लगातार दखल देते थे। तानाशाही रवैया, अनुकूल परिस्थितियों का लाभ उठाकर ये पॉलिटिकल एजेंट राज्यों के भीतर व्यवहारिक रूप से तानाशाह बन गए थे एक तरीके से। और क्या करते, शासकों की उदासीनता हो गई, शासन कार्य और अपने संप्रभु अधिकारों में आई इस भारी कमी के कारण राजस्थान में राजा शासन संबंधी कार्यों के प्रति पूरी तरीके से उदासीन हो गए। करे भी क्या राजा, हाथ में कुछ रहा नहीं ना, उदासीनता स्वाभाविक थी, हाथ में कुछ बचा नहीं। जो यहाँ राजा वाले काम थे वो पॉलिटिकल एजेंट कर रहा था, राजा का काम सिर्फ रह गया था टैक्स देना। ठीक है, तो कितने देखो यहाँ पे अंग्रेज निरंकुश हो गए,
और राजा पूरी तरीके से, राजाओं के बकरी आ गई डिब्बे में, ठीक है, बकरी डिब्बे में आ गई पूरी तरीके से। लीजिए स्क्रीनशॉट। आर्थिक संसाधनों पर ब्रिटिश नियंत्रण, आर्थिक संसाधनों पर ब्रिटिश नियंत्रण। देखो, अंग्रेजों ने अपनी व्यापारिक नीतियों के तहत राजस्थान के प्रमुख प्राकृतिक और आर्थिक संसाधनों पर जबरन अधिकार कर लिया, ठीक है। अब देखो क्या किया, नमक उत्पादन पर कब्जा किया सबसे पहले। जहां जहां से इनकम का सोर्स थे ना, वहां पे सब जगह कब्जा करने की कोशिश की। सबसे पहले क्या किया, नमक उत्पादन पे। तो देखो, नमक उत्पादन के सबसे प्रमुख क्षेत्र जैसे सांबर झील पर अंग्रेजों ने अपना नियंत्रण स्थापित कर दिया। तो अब यहां से नमक उत्पादन से जो रेवेन्यू जनरेट होगा वो कहां जाएगा, अंग्रेजों के पास। और कहां से रेवेन्यू जनरेट होता है, देखो मादक पदार्थ जितने होते हैं, जैसे कि ये अफीम हो गई, दारू हो गई, इनसे जो है रेवेन्यू बहुत जनरेट होता है। वरना कई बार कहते हैं ना, वहां पे जो है दारू के ठेके बंद नहीं कर रहे, ये नहीं कर रहे। क्यों नहीं करती सरकार, क्योंकि सरकार को रेवेन्यू आता है। इनके लिए जो है प्रचार की आवश्यकता नहीं पड़ती इनको, किसी को भी। अपने मान लो हमारी कोई टेस्ट सीरीज लॉन्च होगी तो हमें प्रचार करना पड़ता है। और एक गांव में कोई ठेको है बट की जान गई है ना, बारात गई है, तो उनको प्रचार की आवश्यकता नहीं, लोग अपने आप ढूंढ के ले लेते हैं, है ना। तो ये चीजें ऐसी होती है जो फिक्स रेवेन्यू जनरेट होता ही होता है। अफीम उत्पादन पर कब्जा, मेवाड़ के अत्यधिक समृद्ध और लाभप्रद यानी अफीम उत्पादन क्षेत्रों पर भी अंग्रेजों द्वारा अधिकार कर लिया गया। अब तो जहां से इनकम हो रही है उनपे तो अधिकार कर लिया है। ले स्क्रीनशॉट। सैन्य नियंत्रण और वित्तीय भाग, अंग्रेजी सैनिक टुकड़ियां, शांति और व्यवस्था बनाए रखने के नाम पर लगभग सभी राजपूत राज्यों में ब्रिटिश सैनिक टुकड़ियां स्थापित कर दी गई, छावनियां बनाई है ना। अब अपन पढ़ते हैं 1857 की क्रांति की 6 छावनियां थी, ए नन्नी ब्याह देखने चली, अपन ट्रिक बड़ी ओडी है। अब भाई चीज है कि अट्टे जी को है नहीं, ए छावनियां स्थापित कर दी, के कौन करी है, अंग्रेज करी है। अंग्रेज कहते हैं यहाँ पे हमारे जो है सब हथियार वथियार रहेंगे, सैनिक रहेंगे, यहीं से हम जो है भेजेंगे आपकी सुरक्षा के लिए। और ये इस तरीके से हुआ। खर्च का वहन कौन करेगा, इन थोपी गई अंग्रेज सैनिक टुकड़ियों के रख रखाव और वेतन का समस्त खर्च भी संबंधित राज्यों को ही उठाना था, अनिवार्य कर दिया आपको ही। क्या आपकी सुरक्षा के लिए रखी हमने ये सेना, तो इसका खर्चा तो आपको ही देना है। क्या कभी भी संकट आएगा तो हमारी ये सेना लड़ेगी ना आपके लिए, तो इनका वहन करो खर्चा। और इस तरीके से फंस गए थे राजा पूरी तरीके से। देखो, सामंतों की स्थिति में गिरावट और ब्रिटिश हस्तक्षेप के विरुद्ध जन आक्रोश। संधि का मूल उद्देश्य 1818 क्या है, राजस्थान के शासकों ने मराठा आतंक से सुरक्षा के साथ साथ अपनी शक्तिशाली सामंतों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए अंग्रेजों से 1818 की संधि की थी। 1818 की संधि की थी, ठीक है। किस लिए, एक तो मराठों से सुरक्षा के लिए, और जो निरंकुश जागीरदार हो गए थे सामंत, उन पे भी अधिकार करने के लिए। तो दमन की शुरुआत कैसे हुई, संधि संपन्न होने के बाद राजपूत राजाओं ने अंग्रेजों की सैन्य सहायता लेकर अपने ही सामंतों की शक्ति कुचलने का प्रयास किया। अब सामंतों को मनाया भी जा सकता था, लेकिन उनकी शक्ति को कुचलना ही समझा इन्होंने। तो इन्होंने, राजाओं ने क्या किया, अपनी खुद की शक्ति को कुचलवाया एक तरीके से। आप देखो जितने पुराने युद्ध हुए हैं, हल्दी घाटी का युद्ध है, चाहे खानवा का युद्ध है, चाहे कोई भी, उनके अंदर सभी सामंतों ने अपनी अपनी सेना के साथ में सहयोग किया है, तब जाके जो है ये लड़ाइयां इस तरीके से लड़ी गई है। लेकिन यहाँ पे क्या किया राजा, ये विवेक खो बैठे थे और इस समय अंग्रेजों की सहायता से अपने ही सामंतों की शक्ति को कुचलवाना शुरू कर दिया, क्योंकि सामंत भी निरंकुश हो गए थे, सामंत भी राजा बनना चाह रहे थे, तो सभी के जो है पद भ्रष्ट हो गए थे, सभी के सभी, ठीक है। ले स्क्रीनशॉट। अब सामंतों के विशेषाधिकारों की समाप्ति और स्थिति में गिरावट होती है। अंग्रेजों ने ऐसे अनेक नीतिगत कदम उठाए जिससे सामंतों की स्थिति बेहद कमजोर हो गई, क्योंकि अंग्रेज भी चाहते थे कि सामंत और कमजोर हो जाए, क्योंकि सामंतों की शक्ति एकजुट हो गई तो राजा मजबूत हो जाएगा। तो इन्होंने क्या किया, नकद वसूली की। एक तो सामंतों की पारंपरिक सैनिक सेवा के बदले अब उनसे जबरन नकद रुपया वसूल करने का निश्चय किया गया, ठीक है। और आवागमन पर नियंत्रण की समाप्ति कर ली। पहले जागीर क्षेत्रों के निवासी अपने सामंत की आज्ञा के बिना किसी भी दूसरे स्थान पर नहीं बच सकते थे। इस विशेषाधिकार को अंग्रेजों ने समाप्त कर लिया। कहते हैं कि बच सकते हो, आपको जागीरदार को या सामंतों को टैक्स देने की या इसके लिए परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है। पारंपरिक शुल्कों का अंत किया। सामंत व्यापारियों से राहदारी यानी एक तरह का क्या होता था, रास्ते का टैक्स होता था। राहदारी रास्ता कर और दाना पानी आदि शुल्क वसूल करते थे और बदले में उन्हें सुरक्षा देते थे। अंग्रेजों ने इस सभी अधिकारों को समाप्त कर दिया। एक तरीके से जागीरदारों की और सामंतों की क्या हो रही, शक्ति को पूरी तरीके से नियंत्रित किया जा रहा है, ठीक है। जहां जहां से उनके रेवेन्यू जनरेट होता था उनको रोका जा रहा है, ठीक है। प्रतिष्ठा और प्रभाव में कमी है इससे। 19वीं सदी के पूर्वार्ध में पूर्वार्ध तक जागीर क्षेत्र का पूरा नेतृत्व तो सामंतों के पास था और समाज में उनकी प्रतिष्ठा बहुत ऊंची थी। लेकिन 19वीं सदी के अंत तक जागीरदार क्षेत्रों में उनके नेतृत्व और प्रभाव की भारी कमी आई। अब बताओ, मैं कहीं मान लीजिए कि मैं
एक जगह कुर्सी डाल के बैठा हूं और वहां से रास्ते का मैं टैक्स ले रहा हूँ, और वहां से निकलने का मैं पैसा ले रहा हूँ कि मेरे को टैक्स दोगे तो मैं निकलने दूंगा, और आपकी सुरक्षा भी इस रोड पे पूरी मेरी है, मेरा टोल बूथ वहां पे स्थापित हो गया मान लीजिए, है, और मैं बढ़िया तरीके से ले रहा हूँ, सब लोग मेरे से डर के टैक्स दे रहे हैं। मेरे से कोई शक्तिशाली आया, मेरे को ही धमका दिया और क्या भाई तू टैक्स नहीं ले सकता, अब ये सारी चीजें बंद करो, अब यानी मेरा प्रभाव तो खत्म। वही चीज जागीरदारों की हुई, जागीरदारों से अंग्रेजों ने ये सारा सिस्टम लॉन्च कर दिया, और सामंत और जागीरदार जितने थे उनकी जो है यहाँ पे शक्ति को कमजोर कर दिया, समझे। तो ये लीजिए स्क्रीनशॉट। चले आगे बढ़े। अब देखिए, विभिन्न रियासतों में ब्रिटिश हस्तक्षेप और उनके विरुद्ध जन आक्रोश। अंग्रेजों द्वारा राजाओं और उत्तराधिकारी के मामलों के लिए किए गए अनुचित हस्तक्षेप जनता और राजपूतों में तीव्र असंतोष फैल गया। सबसे पहले देखिए डूंगरपुर रियासत को पढ़ते हैं। अंग्रेजों ने डूंगरपुर के शासक जसवंत सिंह को जबरन गद्दी से हटा दिया और प्रतापगढ़ के शासक के पौत्र दलपत सिंह को वहां का शासक बना दिया। इस घटना से डूंगरपुर की जनता में ब्रिटिश सरकार के प्रति गहरी घृणा उत्पन्न हो गई, क्योंकि ये जनता के विरुद्ध था। उन्होंने क्या किया, वहां का तख्ता ही पलट कर दिया। तो यहां से जो है जन आक्रोश अब अंग्रेजों के खिलाफ होने लगा। जयपुर रियासत में क्या होता है, जब अंग्रेजों ने जयपुर की राजमाता भटियाणी को अधिकार च्युत कर दिया, यानी पदों और अधिकारों से हटाना, ठीक है, अधिकार च्युत कर दिया, तो इन करने का जो प्रयास इन्होंने किया है, तो वहां के लोगों ने क्रुद्ध होकर ब्रिटिश अधिकारी कप्तान ब्लैक की हत्या कर दी। तो यहां पे जन आक्रोश सामने देखने को मिला। ये कप्तान कप्तान ब्लैक की हत्या पूछ भी सकते हैं आपको, तो ध्यान रखना जयपुर रियासत का मामला है, ठीक है। लीजिए आप स्क्रीनशॉट। अब देखिए कोटा रियासत में क्या होता है। कोटा में अंग्रेजों ने तत्कालीन महाराज किशोर सिंह के विरुद्ध जाकर रियासत के फौजदार जालिम सिंह के दावों का खुला समर्थन किया, है ना, और इससे नाराज होकर कोटा के हाड़ा राजपूत अंग्रेजों के विरुद्ध हथियार लेकर खड़े हुए। अब परिस्थिति बन रही थी कि अंग्रेजों के विरोध करना शुरू हो चुका था, और उनके कारण ये थे अलग अलग रियासतों की ये घटनाएं। अलवर और भरतपुर में क्या होता है, इन दोनों रियासतों में अंग्रेजों ने जानबूझकर हस्तक्षेप किया और वहां वयस्क शासकों के स्थान पर अवयस्क यानी कि नाबालिग राजकुमारों को गद्दी पर बिठा दिया। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि शासक के अवयस्क होने पर अंग्रेजों के राज्य में प्रशासन में अपना सीधा नियंत्रण स्थापित कर सकते थे। तो वयस्क जो थे उनको हटा के अवयस्क को बिठाया, और फिर उनके संरक्षण के आधार पे जो है खुद सीधा हस्तक्षेप कर लेते थे। जोधपुर रियासत में क्या हुआ, जोधपुर के महाराजा मानसिंह भी ब्रिटिश सरकार की नीतियों के घोर विरोधी थे। उनके लगातार किए गए प्रयत्नों से राजस्थान की अन्य रियासतों में भी ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध असंतोष पनपने लगा। इस प्रकार सामंतों की वित्तीय चोट, राज परिवारों के आंतरिक मामलों में ब्रिटिश दखल ने 1857 की क्रांति के लिए मजबूत विस्फोटक पृष्ठभूमि तैयार कर दी थी। अब क्या है, धाप गए थे कुल मिलाकर अंग्रेजों के इस हस्तक्षेप से। सामंत यानी जागीरदार, राजा, जनता सब धाप चुके थे कि अब भाई साहब हम अत्याचार सहन नहीं हुए, और इसी कारण जो है ये विस्फोट 1857 की क्रांति के रूप में देखने को मिलता है, ठीक है। लीजिए स्क्रीनशॉट। अब देखो अंग्रेजों की सांस्कृतिक विजय की नीति और व्यापक असंतोष। ब्रिटिश सरकार की सांस्कृतिक विजय की आकांक्षा। राजस्थान पर अपना पूर्ण राजनीतिक आधिपत्य स्थापित करने के बाद ब्रिटिश सरकार ब्रिटिश भारत की तरह राजस्थान पर भी सांस्कृतिक विजय प्राप्त करने के लिए उत्सुक हो चुकी थी। तो क्या किया, सामाजिक सुधार के कदम उठाए। अब क्या किया, संस्कृति पे हमला किया है। अब संस्कृति पे, अभी तक तो राजाओं के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप और ये सब किया है, अब संस्कृति यानी कल्चर पे हमला हुआ है, ठीक है। ब्रिटिश सरकार ने सामाजिक सुधार के नाम पर यहाँ प्रचलित पारंपरिक परंपराओं, रीति रिवाजों और सामाजिक कुरीतियों को पूरी तरीके से समाप्त करने के लिए विशेष वैधानिक कदम उठाए। लक्षित प्रमुख सामाजिक कुरीतियां क्या थी, इनमें देखो इन्होंने कन्यावध पे रोक लगाया, दास प्रथा पे रोक लगाई, सती प्रथा पे रोक लगाई। हालांकि ये कुप्रथाएं थी, ठीक है, ये कुप्रथाएं थी और ये सामाजिक सुधार का कार्य था, लेकिन उस समय जब ये प्रथाएं चलती थी तो ये लोग अपना अधिकार समझते थे, और इनको करने पर रोकना यानी लोगों ने सीधा सीधा ये समझा कि अब ये हमारे जो है कल्चर संस्कृति के साथ में भी खिलवाड़ कर रहे हैं, हमारे हाथ में ये चीज भी नहीं रही है। तो एक तरीके से सीधे सीधे विरोध हुआ, यानी कि असंतोष उत्पन्न हुआ है, ठीक है। चलिए जनता की प्रतिक्रिया और असंतोष के कारण देखिए, सामाजिक ताना बाना टूटने का भय। अंग्रेजों द्वारा उठाए गए इन सामाजिक कदमों के कारण स्थानीय जनता में यह गहरा अंदेशा पैदा हो गया कि अंग्रेज राजस्थान के पारंपरिक सामाजिक ढांचे को पूरी तरीके से विघटित यानी नष्ट करना चाहते हैं, कि इन्होंने जो है हमारे कल्चर पे हमला कर दिया, अब ये हमारे पूरे जो सिस्टम को बदल देंगे।
तो ये यहाँ पे विरोध हुआ। हस्तक्षेप की नीति देखिए, अंग्रेजों की इस समग्र और सामान्य जीवन की निरंतर हस्तक्षेप करने की नीति ने आम जनता के भीतर ब्रिटिश सत्ता के प्रति तीव्र असंतोष और आक्रोश को जन्म दे दिया था। ठीक है, ये मिसटाइप है, सामाजिक करना इसे, सामाजिक और सामान्य जीवन। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ना। देखिए निष्कर्ष, 1818 की संधि के बाद सर्वत्र असंतोष के मुख्य कारण क्या थे। ठीक है, 1818 की संधि के बाद में जो मुख्य कारण थे उसमें एक तो प्रशासनिक हस्तक्षेप, राज्यों के आंतरिक प्रशासन में अंग्रेजों द्वारा किया गया अवांछनीय और अनुचित हस्तक्षेप, इससे असंतोष हुआ। संसाधनों पर कब्जा, राजस्थान के प्रमुख आर्थिक संसाधनों पर अंग्रेजों द्वारा पूरी तरीके से अधिकार स्थापित किया गया। और वित्तीय शोषण, अंग्रेजों द्वारा राज्यों के प्रतिवर्ष जबरन वसूल किए जाने वाले भारी वार्षिक खिराज की राशि, तो इन सबसे जो है ये पूरा का पूरा असंतोष उत्पन्न हुआ है। इस प्रकार राजनीतिक नियंत्रण, आर्थिक शोषण और सामाजिक प्रशासनिक हस्तक्षेप की नीतियों ने राजस्थान में 1857 की क्रांति का एक जबरदस्त पृष्ठभूमि तैयार कर दी थी। आज की क्लास 1 घंटे की तकरीबन होने वाली है, और इसलिए बड़ी है क्योंकि मैं चाहता था कि ये पृष्ठभूमि है ना एक ही क्लास में पूरी हो जाए। इसको 2 क्लास में मैं डिवाइड नहीं करना चाहता था। बाकी आज की क्लास में तकरीबन 40 से ज्यादा स्लाइड है, 2 क्लासों में आराम से ये संपन्न होती, लेकिन 56 मिनट की क्लास हो गई है, अभी 5-7 मिनट और चलेगी। देख अब यहाँ पे और कारण क्या थे, सामंतों की उपेक्षा, सामंतों के पारंपरिक विशेषाधिकारों और उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा पर किया गया गहरा कुठाराघात, सामाजिक दखल जो अभी अपन पढ़ के आए हैं, वित्तीय शोषण। ठीक है, ये सारी चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक, और देखिए ईसाई प्रचारक और धार्मिक असंतोष, अब यहाँ पे आ गया। अब अंग्रेज ईसाई थे तो वो क्या करते थे, मिशनरियों को स्थापित किया उन्होंने, क्या ईसाई बनाओ इनको। ठीक है, तो वह भी सीधा सीधा अपने क्या हुआ, असंतोष का एक कारण। देखो संदेहास्पद गतिविधियां, अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र में ईसाई मत के प्रचारकों की गतिविधियों पर अत्यंत संदिग्ध हो गई थी। मतांतरण का भय रहा कि इन गतिविधियों के कारण स्थानीय जनता में यह विचार पनपने लगा कि अंग्रेज हिंदुओं का जबरन मतांतरण यानी धर्म परिवर्तन करवाकर उन्हें ईसाई बनाने का प्रयास कर रहे हैं। इन्होंने ईसाई मिशनरियों का प्रचार किया ना, तो यहाँ पे लगा कि हिंदू से ईसाई बनाने का प्रयास कर रहे हैं, और धार्मिक मामलों के इस सीधे हस्तक्षेप की आशंका से जनता के भीतर ब्रिटिश सत्ता के प्रति तीव्र आक्रोश और अत्यधिक गुस्सा भर गया। क्यों, यह भी एक कारण है इसके अंदर। अभी तक अपन जो है देखो कितना अपन आगे आए इस क्लास में, अपन ने शुरू कहां से किया है। ठीक है, कहां से शुरू किया है, मुगलों की शक्ति कमजोर हुई वहां से शुरू किया है, फिर अपन ने मराठों से संघर्ष पढ़ा है पूरा पूरा, फिर अंग्रेजों का आगमन पढ़ा है, अब अंग्रेजों से परेशानी पढ़ रहे हैं अपन, और फिर ये पूरी पृष्ठभूमि बनेगी, और ये पूरा दे रखा है आपकी इस किताब के अंदर। ठीक है, और उसी को मैंने नोट्स मेकिंग पैटर्न पे आप लोगों के लिए इजी करने के लिए, अब ये 1 घंटे आप इस किताब के अंदर ये मैटर पढ़ के देख लेना आप, और फिर ये देख लेना आपको कितना जो है अंतर लगेगा और समझ में आएगी चीजें। ठीक है, राजस्थान के कवियों और साहित्यकारों का योगदान भी रहा है इसके अंदर। ठीक है, तो देखिए ब्रिटिश भक्त शासकों की निंदा, साहित्यकारों ने अपने काव्यों में ऐसे राजपूत शासकों की खुलकर निंदा की और आलोचना की जो अंग्रेजों के भक्त थे या चाटुकार बने हुए थे। यहाँ पे देखो साहित्यकार का कर्तव्य धर्म यही था उस समय कि जो गलत है उसको गलत बताया जाए, तो जो अंग्रेजों के पक्षधर थे, चाटुकारिता कर रहे थे, उनका इन्होंने खुलकर विरोध किया है। ओजस्वी इन्होंने जो है वहां पे साहित्य की रचना की है और देशभक्त शासकों की प्रशंसा की है। इसके विपरीत उन्होंने उन स्वतंत्रता प्रेमी शासकों और जागीरदार सामंतों की जमकर प्रशंसा की जो ब्रिटिश सत्ता के कट्टर विरोधी थे और उनके सामने झुके नहीं। और ऐसे स्वतंत्रता प्रेमी कवि कौन थे, तो देखो कवि बांकीदास थे इनके अंदर, राघव दास थे इनके अंदर, और सांधु गंगा जी थे। यहाँ पे सांधु गंगा जी, कौन, सांधु गंगा जी थे, इनका नाम यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा आपको, सांधु गंगा जी, और महाकवि सूर्यमल मिश्र जिन्हें राज्य कवि कहा जाता है। ठीक है, ये सब जो इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से अपनी भूमिका का निर्वहन किया था। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। चलो डाक्टर देखो अब क्या हुआ, अंतिम सारांश क्या है, क्रांति से पूर्व की स्थिति, व्यापक असंतोष। इन सभी धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक कारणों से यह पूरी तरह स्पष्ट है
कि भारत में औपचारिक रूप से 1857 की क्रांति का शंखनाद होने से बहुत पहले ही राजस्थान की देशी रियासतों और यहाँ की आम जनता के मन में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध बहुत तीव्र असंतोष व्याप्त हो चुका था। ठीक है, तो जब ऑफिशियल जो है अनाउंसमेंट क्रांति का हुआ उससे पहले तो यहाँ पे पूरा ही माहौल बना हुआ था। ये तो इंतजार कर रहे थे कि कहीं से कोई क्रांति फूटे और हम जो है अंग्रेजों पे टूटे। ठीक है, ले स्क्रीनशॉट। चलो बढ़े आगे। और इसी के साथ अब देखो पूरा माहौल बन गया, पूरा माहौल क्रांति का बन गया। अब कल की क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कल की क्लास में आप क्रांति की शुरुआत, क्रांति की घटनाएं और वहां से बनने वाले एक एक लाइन, एक एक प्रश्न, एक एक शब्द को बहुत अच्छी तरीके से देखने वाले, क्योंकि अब तो एक एक शब्द का खेल रह गया है। एग्जामिनर पेपर ही ऐसा बना रहा है। आपको करना क्या, आपको थ्योरी पूरी तरीके से यहां से समझनी है जैसे मैं क्लासेस से समझा रहा हूं, और उसी चीज के ऑब्जेक्टिव प्रश्न कैसे बनेंगे उनके लिए आपको ये किताब दे रखी है ऑब्जेक्टिव राजस्थान वस्तुनिष्ठ अपनी जो है। इसी चैप्टर को पूरा यहां से समझ लिया, उसके बाद में यहां से प्रैक्टिस कर ली, इसके अंदर व्याख्या शानदार तबीयत की, कहीं भी एक भी शब्द आपने बाहर जाने वाला नहीं है, और प्रश्न भी समझ में आ जाएंगे कैसे बन रहे हैं, कैसे उत्तर देना है, प्रैक्टिस हो जाएगी। तो इसीलिए इस कॉम्बिनेशन को साथ में लेकर चलना। ठीक है, राजस्थान के तकरीबन विद्यार्थी इस पुस्तक को पढ़ रहे हैं, जो यहाँ से जुड़े हुए हैं वो तो सभी पढ़ ही रहे हैं, तो आप भी अपनी पाठ्य सामग्री के अंदर इसे शामिल करना। आज की क्लास 1 घंटे से ज्यादा क्यों हुई है? सोमवार है भैया, आगाज बहुत जबरदस्त हुआ है क्योंकि क्रांति पढ़ रहे हैं, तो आगाज भी क्रांतिकारी चाहिए अपने को। 40 से ज्यादा स्लाइड्स पढ़ी आज अपन ने, देख लीजिए। मैं चाहता तो इसको जो है बिल्कुल जो है ये क्या है, क्रांति के पहले की स्थिति है, इसको शॉर्ट में भी निपटा सकते थे, लेकिन मैं जानता हूं कि आने वाले समय में यहां से भी प्रश्न देखने को मिलेंगे, तो अपन किसी भी तरह की कोताही नहीं बरतेंगे, और आपको भी नियमितता बना के रखनी है। कल की क्लास, आज जितने विद्यार्थी इस क्लास को देख रहे हैं, कल उससे ज्यादा विद्यार्थी उस क्लास को देखने चाहिए, तो मैं समझूंगा कि हाँ वास्तव में आप जाग चुके हो अब। ठीक है, देखो साहित्यकार और कवि राजाओं को जगाते थे, मैं आप लोगों को जगा रहा हूं, मेरे लिए आप ही राजा हो। ठीक है, तो आपको जाग जाना है और समय पे जो है अपनी पढ़ाई को शुरू भी करना है और कंटिन्यू लेकर भी चलना है। ठीक है, आज की इस क्लास में साथियों इतना ही। अब मिलते हैं अपन अगली क्लास में, अगले सेशन में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।